वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जुलेश पाठक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द बायोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, क्लास 11 के फर्स्ट यूनिट को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका पहला चैप्टर होगा, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसको आपको पढ़ना है। बेसिक लिविंग वर्ल्ड में हम लोग कुछ आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, या फिर हम लोग वैरायटी ऑफ लिविंग पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के पहले हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग्स वो फैक्टर होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होता कि लिविंग्स क्या है, तब तक हम उनको एक डिनोशन दे देते हैं, दैट आर द ऑब्जेक्ट्स जिसके पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। मीन्स ऑल द लिविंग्स हैव सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके वजह से वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, या जिससे हमें ये नॉलेज होता है कि दैट पर्टिकुलर क्रिएचर इज अ लिविंग, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग है। तो उसमें कुछ फंडामेंटल उसके कैरेक्टर्स हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल लिविंग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसको हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे चलते हुए। पहले हम लोग कैरेक्टर्स जान लेते हैं कि है कौन कौन से। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो कैरेक्टर शो करता है लिविंग, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। देन हम कह सकते हैं मूवमेंट। दिस इज आल्सो अ कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। मूवमेंट, और वी कैन आल्सो से दैट लोकोमोशन। इसके बाद जो कैरेक्टर है वो क्या है, और कुछ हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक ग्रोथ हो ही गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, कि कोई भी लिविंग मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिविंग है तो वो इन सभी कैरेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। बारी बारी से इनके बारे में समझते चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टाइम के साथ बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमेशा इंक्रीजिव फॉर्म में, कि वो इंक्रीज कर रहा है, चाहे वेट इंक्रीज कर रहा हो, हाइट इंक्रीज कर रही हो, तो ये जो इंक्रीजिंग फॉर्म होता है बॉडी का, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। या आप ये सीधा सीधा कह सकते हो मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स यानी सेल्स का नंबर या अमाउंट हम कह सकते हैं। बॉडी का वेट बढ़ता है या सेल्स का नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है बॉडी में, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है एवरीथिंग इनसाइड अ लिविंग बॉडी मेड बाय द सेल्स। मे बी देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर, एंड we are also know that there are two different kinds of cells also, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोई लिविंग है, कोई क्रिएचर है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, भाई अगर हाइट बढ़ रही है हमारी तो बोन्स की सेल्स भी तो इंक्रीज करेंगी। वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब टिश्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, मसल्स इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मीन्स ऑल ओवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ऑल ओवर ग्रोथ कह सकते हैं इसको, ऑल ओवर ग्रोथ। ऑल ओवर ग्रोथ का मतलब ब्रेन भी डेवलप कर रहा है, टाइम के साथ साथ हार्मोनल सिक्रीशन भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ एंजाइमेटिक सिक्रीशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे जब आप एडल्ट होने लगते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो कि बचपन में नहीं होते हैं। जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग, कि जो लिविंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हर लिविंग का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिससे वो बना होता है। किससे बना होता है, जनरली हम लोग जानते हैं सेल्स का, या फिर सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, या टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बना होगा, या फिर ऑर्गन से क्या बना होगा,
ऑर्गन सिस्टम बना होगा एंड ऑर्गन सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिज्म, एक डेवलप जो है वो बॉडी बन जाती है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी लिविंग के बॉडी में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर उसके बॉडी में सेल है देन वी कैन से दैट दे हैव सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर उसके बॉडी में केवल सेल्स एंड टिश्यू नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अगर उसके पास टिश्यू है तो बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप प्रोटोजोआ में जब आप जाओगे, देयर इज अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना, जो भी होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यूकैरियोटिक सेल बट यूनिसेलुलर होते हैं। वो मीन्स उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, सेलुलर हो गया। आप पोरीफेरा से आगे बढ़िए, सिलेंट्रेटा में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इसका मतलब अब ग्रुप ऑफ सेल्स जनरली कॉल्ड टिश्यू, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया वो क्या हो गया, टिश्यू हो गया। उसके बाद ऑर्गन, जब आप सिलेंट्रेटा से आगे बढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। अब ये सब फाइलम है, हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, आगे ये सब आएगा आपको पढ़ना। तो उसको कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, दिस इज द मोस्ट एडवांस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जैसे हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी जो होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। सो दिस इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर एक लिविंग जो होता है उसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। The livings have most important capacity to reproduce and form their individual, कि कोई भी सेल जो है या कोई भी बॉडी जो है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू अपने इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हर लिविंग के पास एक कैपेसिटी होती है। कोई भी नॉन लिविंग या डेड ऑब्जेक्ट्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, मीन्स अपने इंडिविजुअल को, अपनी संतानों को नहीं बना सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। कभी कभी ये सवाल आता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो अपने समाज में, आप देख सकते हो देयर आर सम क्रिएचर्स हु डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जिनको आप कह सकते हो स्टेराइल। तो दुनिया में दो तरह की लिविंग्स होते हैं, याद रखिएगा, दो तरह के हैं। ये हम फर्टिलिटी के बेस पर कह रहे हैं। किस बेस पर, फर्टिलिटी के बेस पर। एक को आपने बोला स्टेराइल और एक को आपने बोला फर्टाइल। फर्टाइल वो हैं जो पेरेंट्स बनने की कैपेसिटी रखते हैं, या ध्यान से समझिएगा। फर्टाइल वो होते हैं जो पेरेंट्स बन सकते हैं, और स्टेराइल वो हैं जो नहीं बन सकते। जैसे आपने खच्चर का नाम सुना होगा, म्यूल्स का। म्यूल्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो अगली जनरेशन नहीं ला सकते। लेकिन हम ये कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो आप तो ये कहेंगे नहीं कि सर वो तो अब जो है वो क्या हो गया, अब वो नॉन लिविंग हो गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के अलावा भी और कुछ एक कैरेक्टर इसमें छूटा, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, रिस्पिरेशन। बाय रिप्रोडक्शन के अलावा भी हम देख रहे हैं कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो अगर वो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन अगर छोड़ दी, कि चलो मान लेते हैं कि वो स्टेराइल है, लेकिन इसके अलावा ये सारी कैरेक्टर्स तो हैं, कॉन्शियसनेस तो शो कर रहा है, मूवमेंट तो शो कर रहा है, न्यूट्रिशन तो ले रहा है। तो ये सब क्या हो गए, कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड कंपोनेंट से, जो भी आप खाते पीते हो उससे जो भी आपको मिलता है, जिसको आप न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहते हैं, सभी पोषक तत्वों का प्रयोग करके जब कोई जीवधारी यानी कोई ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और आपको पता है कि न्यूट्रिशन के बेस पर सभी जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक ऑटोट्रॉफिक होता है और एक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसका, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कि कोई भी क्रिएचर जो होता है वो किसी न किसी प्रकार से मूवमेंट करता है। जैसे आपके बॉडी में मूवमेंट के लिए पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं डेवलप, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है। देयर आर सम क्रिएचर्स हु मूव थ्रू सुडोपोडिया, थ्रू सीलिया, थ्रू फ्लैजिला, मतलब उनके पास मूवमेंट के लिए कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा सके। अब बात यह है कि प्लांट्स तो नहीं चलते फिरते, लेकिन उनमें क्या होता है, एक तरह का भाई वो मोशन तो कर रहे हैं ना, एक जगह पर हैं, उनकी लीव्स हैं, हवाएं, उनका जो रूट होता है वो देखिए डीप जाता है, शूट जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। तो कोई भी लिविंग जो होता है वो मूवमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि उसको अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो वो अपने प्लेस को चेंज करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब देखिए इसमें एक ये है कि कॉन्शियसनेस उसी के पास होगा जिसके पास ब्रेन होगा, ध्यान से बात को समझिएगा। अब ऐसा नहीं कि जो कॉन्शियस नहीं है वो मरा हुआ है, ठीक है,
कॉन्शियसनेस का मतलब उसी के पास होगा जिसके पास अपना नर्वस सिस्टम, वेल एडवांस नर्वस सिस्टम हो, ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व कॉर्ड हो, ये सारी चीजें हो। लेकिन देयर आर सम क्रिएचर्स हु डू नॉट परफॉर्म कॉन्शियसनेस, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ न्यूरॉन्स, दे डोंट हैव परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शंस रिलेटेड विद द ब्रेन, या फिर उनका थॉट प्रोसेस नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। भाई मैंने पहले बता दिया कि कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक कैरेक्टर तो होगा। अगर ये सभी है तो भी लिविंग है, और इन सभी में से कोई एक है तो भी वो लिविंग है। तो कॉन्शियसनेस में जिनके पास डेवलप सिस्टम है वो कॉन्शियस मीन्स चेतन अवस्था में होते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो अपनी बॉडी का फंक्शन कराते हैं, दैट इज द पर्टिकुलरली कॉल्ड कॉन्शियसनेस। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, कि एक जो लिविंग होता है उनके पास ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या इनमें से कोई एक दो चार जरूर ही पाया जाएगा, चाहे वो रिस्पिरेशन हो। एक कैरेक्टर और जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है आपका नेक्स्ट जो है ये नंबर 7 और यहाँ आपका नंबर 8, जिसको कहा गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्टेज। तो जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी में, आप जितने भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होती हैं उन सभी प्रोसेसेस का जो वेस्ट होता है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है, एंड दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग। एक कैरेक्टर और जो कि हम ऐड कर रहे हैं वो है एक्सक्रीशन के बाद, इसको आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आप कह सकते हो रिएक्शंस इन बॉडी। बॉडी में जो फिजियोलॉजी होती है उस फिजियोलॉजी फंक्शन में जो रिएक्शन होता है दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप ये कह रहे हो कि रिस्पिरेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि आप रिस्पिरेशन में क्या पढ़ते हो। हम लोग लिखते हैं C6H12O6, इसके बाद हम लोग यहाँ दिखाते हैं प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद आप क्या दिखा देते हो CO2 रिलीज हो जाता है प्लस एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन का रिजल्ट है। यानी आपके बॉडी में जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो रहा है, चाहे वो डाइजेशन हो रहा है, चाहे वो रिमूवल ऑफ वेस्ट हो, या फिर किडनी का फंक्शन हो, या फिर बाकी कोई फंक्शन हो, वहां पर हमेशा कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, और एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक एक्टिविटी और एनाबोलिक। मींस मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब एक में एनर्जी बनेगी और एक में एनर्जी रिलीज होगी प्रोसेस के बाद, और एक में एनर्जी कंज्यूम की जाती है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, कि कोई भी जो लिविंग होता है उसके पास ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर इनमें से कोई एक जरूर पाया जाएगा। अगर कुछ नहीं शो करेगा, वो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जरूर करता है, मीन्स एनर्जी कंज्यूम करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि लिविंग्स की हम लोग स्टडी कैसे करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और बायोडाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे उसकी स्टडी करनी है। एंड द फर्स्ट चैप्टर आल्सो इंक्लूडेड सम इंपॉर्टेंट कीज ऑफ टेक्सोनॉमी विच आर वेरी हेल्पफुल टू स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर लिविंग। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखो, बात करने जा रहे थे बायोडाइवर्सिटी की, जो कि आपके द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें दो चीजें हम लोग को पढ़नी है, एक तो आपको पढ़ना है टेक्सोनॉमी, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी के बाद देखेंगे, और पहले आपको जो पढ़नी है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मिला है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। सो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप देख रहे ग्रेटेस्ट वेराइटी आप देख सकते हो आपके आसपास पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लोग देखें तो देयर आर ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के क्रिएचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, जिनमें से मैक्सिमम के बारे में हमें अभी पता ही नहीं है। हम जितनों को आइडेंटिफाई कर पाए उतने के बारे में ही जान रहे हैं, उतने के बारे में हमने पढ़ा है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और कि हर रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढा जा रहा है, चाहे डीप ऑफ द ओशियन की बात हो या हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन्स की बात हो, हर जगह से कोई ना कोई ऐसा क्रिएचर्स मिल जाता है हमें जिसके बारे में हम नहीं जान रहे होते हैं। Means the biodiversity is the most important thing
विच हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज। सो हमारे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, अर्थ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 8.7 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है। 8.7 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है, जिसमें से नोन हमें केवल 1.2 टू 1.8 मिलियन ही है जो बाय द साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड की गई है, जिसके बारे में हम जानते हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं वो सब 7 मिलियन मीन्स अप्रॉक्स 6.5 मिलियन के करीब हमारे लिए क्या अननोन है, आज तक हम उनके बारे में नहीं जान पाए, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक साइंटिफिक जो डाटा दिया गया है, कहा गया देयर इज अप्रॉक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड। लेकिन आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो अप्रॉक्स 8.7 टू 8.8 मिलियन स्पीसीज का है। इतने स्पीसीज है जिसमें से नोन 1.2 टू 1.7 मिलियन स्पीसीज है जो कि हम जानते हैं जिनके बारे में। यहाँ पर मैंने आपको एक साइकिल बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको लिखा गया परसेंटेज मीन्स 100% अगर हम मान लें, जितना हमें पता है, अगर हम 100% स्पीसीज मान लें तो कौन कितने परसेंटेज में डिवाइडेड है। पहली चीज़ तो ये समझिए जो वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स जिसमें आप आते हो, ह्यूमंस आते हैं, जिसमें कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है, मैमल्स आता है, ठीक है, एवीज आते हैं यानी बर्ड्स जो हो गए, इसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है, मैमल्स हो गया, एवीज हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिशेज आती हैं इसमें, और इसमें एम्फीबियन आता है। ये जो 4 या 5 जो ग्रुप होते हैं वो सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जो केवल टोटल वैरायटी का यानी टोटल बायोडाइवर्सिटी का कितना परसेंट है, 1% है। अभी हम लोग इसका नंबर भी देखेंगे, एस्टिमेटेड नंबर क्या है, हमेशा वेरिएट करता रहता है, तो आप परसेंटेज देख सकते हैं 1% है। वहीं फंजाई जो है आप देख सकते हैं कि 4% है, फंगी जिसको आप कहते हो। 18% के करीब करीब प्लांट और एल्गी है, 18% के करीब करीब क्या है, प्लांट्स। मीन्स अगर आप कैलकुलेट करो ऑल ओवर प्लांट स्पीसीज ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स से ज़्यादा स्पीसीज। अकेले आप देख सकते हो एनिमल्स मतलब जो डेवलप या वर्टिब्रेट्स की जो बात है, आप देखो केवल 1% है, बाकी 4% फंगी है जिसको आप कवक कहते हो, और फिर 18% के करीब प्लांट हैं आपके, 12% अदर क्रिएचर्स हैं, अदर इनवर्टिब्रेट्स जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में अभी नहीं जानते का मतलब हमने देखा जरूर है लेकिन अभी भी उसका एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा कुछ उनके बारे में जानते नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका 1% के करीब ये अदर्स क्रिएचर्स हैं जो बचे हुए हैं आपके। 30% इंसेक्ट हैं, माना ये गया है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 30% प्योर इंसेक्ट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाइज ये भी इंसेक्ट में आता है, वेस्ट जो होते हैं, और बीटल्स और फ्लाइज, मतलब आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जो वैरायटी है वो इंसेक्ट की ही है।